जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी और उनके नेता अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क में लगे हुए हैं, अपने अपने उपलब्धियों को गिना रहे हैं। तो आज हम मौजूद हैं देवरिया जनपद के 337 देवरिया सदर विधानसभा सीट में, जहां हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता राधेश्याम शुक्ला जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार का विधानसभा चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ रही है और उनको क्या लगता है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी या फिर इनके द्वारा भी किसी पार्टी से भविष्य में चलकर गठबंधन किया जाएगा। और अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है 5 वर्ष अपने पूरा करने वाली है। इस 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन किन विकास के मुद्दों पर काम किया है, इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। राधेश्याम जी, हम जानना चाहेंगे कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी क्षेत्र में लगे हुए हैं, सभी पार्टी क्षेत्र में लगी हुई है, तो किस तरीके से देवरिया सदर विधानसभा सीट है जिसमें पूर्व में विधायक रहे हैं जन्मेजय सिंह जी की मृत्यु के बाद उपचुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी के विधायक, तो इस बार भी चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं तो भाजपा के ही विधायक बनेंगे और किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है इस बार? देखिए, विकास एक मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी ने विगत इस 5 साल में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और हमारा विकास ही एजेंडा है। हम विकास के आधार पर बड़ी पूरे ताकत के साथ कह सकते हैं, पूरे निष्ठा के साथ कह सकते हैं कि एक बार पुनः योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग बेमतलब की बातें कर रहे हैं। अब आप चिकित्सा के क्षेत्र को ले लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले समय में कुछ था ही नहीं। यहाँ पे आप देखते रहे होंगे कि आपके यहाँ गोरखपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और एम्स के रूप में आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज आपके पास 30 से ऊपर हो गए। 6-7 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है और सरकार का यह कहना भी है यदि हम आगामी फिर पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अपना अलग से मेडिकल कॉलेज होगा। दूसरा विषय है कि आपने सड़कों का चारों तरफ जाल देखा है। कहीं कोई ऐसा शहर, ऐसा गांव, मोहल्ला नहीं है जिसे मुख्य मार्ग से जोड़ा ना गया हो। जहां हमारी सड़कें 2 लेन थी, 4 लेन को 6 लेन, 6 लेन को 8 लेन में परिवर्तित करने और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है। विकास के ही क्रम में आपने फर्टिलाइज़र का निर्माण देखा जो 36 सालों से बंद पड़ा था, जिसे पुनः चालू करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोकार्पण भी किया है। अभी पूर्वांचल के विकास के ही क्रम में अपनी कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात मिली है, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे काम होने के बाद भी जनता के मन में ऐसा कोई भाव है। सबसे बड़ी बात है कि योगी जी के राज में अपराधी प्रदेश छोड़ के भागने पर मजबूर हैं। वो इस प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में को अपराध मुक्त बनाने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। निश्चित रूप से अभिनंदनीय कार्य आदरणीय योगी जी का रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी पूर्ववर्ती सरकारों से तुलना करेंगे उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की, तो आप स्वतः पाएंगे कि कितना काम हुआ है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय बनाने की बात कही और घोषणा भी कर दिए। निश्चित रूप से वहाँ विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। आदरणीय योगी जी ने एक नए विश्वविद्यालय को गोरखपुर में बनाने की बात किए हैं, घोषणा भी हो गई है, वो भी शुरू हो गया है। और अपना जो देवरिया है, इस बार की असेंबली का इलेक्शन हम जीत के सदन में पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम 300 के पार सीटें जीतेंगे, 300 से कम सीटें नहीं जीतेंगे। राम मंदिर का मुद्दा रहा है, आपने देखा बिना किसी विवाद के बड़ी सहजता से केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने का काम किया। 35A 370 की बात करें तो कश्मीर का जो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, जो हमेशा विवाद हुआ करते थे, कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर और केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहाँ सारे विवाद को बड़ी सहजता से, आसानी से सॉल्व करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये तो बात हो गई प्रदेश स्तर की और देश स्तर की, और अभी आप बात कर रहे थे रोजगार की और अन्य जैसे चिकित्सा क्षेत्र में काम हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि देवरिया
जनपद जो कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, यहाँ तमाम चीनी मिलें थीं जो आज बंद हैं। पूर्व जो सरकारें थी उनके बंद हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार 5 साल हुई, लेकिन उसने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि जो पूर्वांचल का कटोरा कहा जाता था और ये एक मुख्य उद्योग धंधा था चीनी मिल, देवरिया जनपद के लिए करीब 3 चीनी मिलें सरकारी थीं जो आज बंद हैं। इस पर आपकी सरकार ने 5 साल में कभी भी इस पे किसी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने या किसी नेता ने बोलने का कष्ट नहीं किया। क्या रहा ऐसा? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने देवरिया, बैतालपुर, गौरी बाजार, भटनी, इस जनपद से मोटी मोटा सारी शुगर मिलों को औने पौने दाम पर बेचने का काम किया। अब मिलें बिक गई और वो मामला विवाद है, मामला न्यायालय में है। सरकार ने बहुत पहल प्रयास किया कि पुनः उन्हें शुगर मिलों को चलाने की बात कही, उद्योगपतियों से बातें चल रही हैं और निश्चित रूप से सरकार की पहल और प्रयास है कि अपने देवरिया में एक शुगर मिल लगाई जाएगी। सरकार के पहल की ही देन है कि मुंडेरवा में और धुरियापार में चीनी मिलें शुरू हो गई हैं जहां चल रही हैं। दूसरी चीज़, अभी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं होती तो प्रतापपुर शुगर मिल भी बंद होने के कगार पर थी। अगर वो चल रही है तो ये उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार की देन है कि देवरिया की प्रतापपुर की मिल बची हुई है। दूसरी चीज़ आप कहिए शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम सबका प्रयास है, आदरणीय सांसद जी भी लगे हुए हैं, आदरणीय विधायक जी ने भी पहल किया है और निश्चित रूप से जनपद देवरिया को एक विश्वविद्यालय की भी सौगात मिलने जा रही है। मुझे लगता है जनपद का सबसे प्राचीनतम बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जिसे किसी यूनिवर्सिटी बनाने की बात चल रही है। आगे आप पाएंगे कि देवरिया को भी एक विश्वविद्यालय की सौगात मिल गई है। दूसरी चीज़ समस्या है, जाम की समस्या प्रमुख रूप से है, जो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी जो आने वाला समय है वहाँ हम रिंग रोड की भी बात करेंगे और निश्चित रूप से आप पाएंगे कि देवरिया में भी एक रिंग रोड बनने जा रहा है। कुछ न्यायालयी कारण थे जिसके कारण से रिंग रोड स्थापित नहीं हो पाए, लेकिन निश्चित रूप से उसकी पहल आदरणीय पूर्व विधायक यानी आदरणीय विधायक श्रद्धेय जन्मेजय सिंह के कालखंड में शुरू हो गई थी रिंग रोड की बात, और तत्कालीन हमारे केंद्रीय मंत्री और भारत सरकार में मंत्री रहे आदरणीय कल्ला जी यहाँ सांसद थे, तभी रिंग रोड की बात शुरू हुई थी। लेकिन कतिपय कारणों से न्यायालय के कारण उसमें कुछ बाधा आई और वो बाधा धीरे धीरे सॉल्व हो गई है। अब यहाँ रिंग रोड का भी निर्माण होने जा रहा है। तो ये सड़कों की जाल बिछ रही है। यहीं बगल में आपके पथरदेवा विधानसभा की एक सड़क है जो हेतिमपुर से और देवरिया जनपद को, कुशीनगर और देवरिया जनपद को जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है, और वो जब भाजपा की सरकार नहीं थी, जब सपा की सरकार थी, तब से वो रोड की स्थिति बद से बदतर है कि यदि उसमें कहा जाता है और वहाँ की जो जनता वो कहती है कि अगर कोई महिला गर्भवती है उस सड़क से अगर गुजार दिया जाए तो उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के तमाम कमेंट किए जाते हैं कि भाजपा की सरकार में ये रोड एक चुनावी मुद्दा भी बना हुआ है। तमाम लोगों ने इस पे धरना प्रदर्शन भी किया। इस विषय पे भी मैं बोलना चाहूँगा कि वो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उस सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन जो भी ठेकेदार उसको निर्माण किया उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं रही, सड़क जल्दी टूट गई। उसमें नियम है कि वो 5 साल के पहले फिर पुनः उसमें बजट नहीं आ सकता, सरकार के लिखा पढ़ी में है। और जिसने भी ठेकेदार उस कार्य को कराया वो दंडित किया गया है, पनिष्ड किया गया है, उस पर FIR हुआ है, वो फरार चल रहा है। निश्चित रूप से वो सड़क का पुनः निर्माण, पुनः टेंडर होने जा रहा है, उस प्रक्रिया में है, वो सड़क बन के तैयार आपको दिखेगी। सड़कें टूटती हैं, बनती हैं, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है और ये विकास कार्य होते रहते हैं। विपक्षियों के लिए तो कोई बात नहीं है, तो सड़क ये टूट गई। अब वो ये नहीं कहेंगे कि हम जो देवरिया जनपद चीनी का कटोरा हुआ करता था, हमने औने पौने दाम पर 3-4 शुगर मिलों को बेचने का काम किया। आप रोज़गार की बात करते हैं, एक तरफ तो आपने चीनी मिलों को बेचा, तो मुझे लगता है कितने लोगों के हाथ से रोज़गार चला गया। और आप कह रहे हैं रोज़गार की बात, तो जितने इतने सारे मेडिकल कॉलेज आपके उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, उसमें क्या नए लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा? उसमें नए एम्प्लॉय नहीं रखे जाएंगे? या आपके हमारे घर का नौजवान वहाँ MBBS करने नहीं जाएगा? तो मुझे लगता है कि 30 अगर नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तो रोज़गार की तो हम पहल कर ही रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तमाम ऐसी नियुक्तियां हुई हैं, पुलिस की भर्ती हुई हो, चाहे तमाम शिक्षक ऐसे बेसिक शिक्षा परिषद में रखे गए हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र सरकार ने दिया है। कहीं एक भी रुपया लगा है क्या? कोई माई कालाल कह नहीं सकता है कि हमारी सरकार में घोटाला हुआ है। और बिल्कुल बिना रुपये की निःशुल्क व्यवस्था के तहत सबको नौकरियां प्रदान की गई हैं। आपके सरकार में पेपर भी लीक हुआ है। पेपर लीक होना, जो भी लीक किया है वो पनिष्ड किया जा रहा है, और किस सरकार में पेपर लीक होते नहीं रहे हैं। मुझे लगता है ये पेपर लीक होना ये विरोधियों की साजिश का प्रश्न हो सकता है,
क्योंकि वो सरकार को बदनाम करने का ये योजना रचना हो सकता है। सरकार कभी कोई नहीं चाहती कि उसका पेपर लीक हो, विपक्षी चाहते हैं कि पेपर लीक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि सरकार बदनाम हो जाए, सरकार कटघरे में आ जाए। लेकिन जनता सब जानती है कि यहाँ क्या सही है क्या गलत है, कितने प्रतिशत विकास हुआ है, ये सभी को पता है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए, कोरोना के महामारी में जिस तरह से हमारी सरकार ने संघर्ष किया, जिस तरह से लोगों की जान को बचाने का प्रयास किया, बताइए कोई भी निःशुल्क राशन आम जनता तक पहुंचाने का काम, प्रधानमंत्री आवास निःशुल्क सब तक पहुंच रहा है, शुद्ध पेयजल अमृत योजना के तहत गांव में पहुंचाने का काम, शौचालय पहुंचाने का काम, लोगों को हर गांव को स्वच्छ बनाने के लिए तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं। पेंशन, वृद्धा पेंशन से लेकर तमाम विधवा पेंशन तक योजनाएं संचालित हो रही हैं। आप बताइए कहाँ काम नहीं हुआ? आप जब देखेंगे काम कितना हुआ है तब आप तय करेंगे कि वास्तव में योगी जी की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश को योगी राज इनका कायम रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी को और मुख्यमंत्री रहना चाहिए 2-4-10 साल, ताकि इस प्रदेश से अपराध मुक्त हो, भय मुक्त हो और लोग स्वच्छता से रहें, अपना रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करें। इस दिशा में आगे सरकार बढ़ रही है और यहाँ के नौजवान भी बढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आम जनमानस महसूस कर रहा है। हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने बात किया मेडिकल कॉलेज बना है देवरिया में, तो और किन किन विकास के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने, एक मेडिकल कॉलेज के अलावा आपके बगल में वहाँ बस स्टेशन है, उसकी स्थिति बद से बदतर है। ना वहाँ यात्रियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलती हैं, ना वहाँ जो कंपाउंड है बस स्टेशन का जिस तरीके से सुशोभित होना चाहिए उस तरीके से है। मतलब कभी आप जाएंगे तो देखेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस तरीके से बस स्टैंड होना चाहिए कि किस तरीके से होना चाहिए? मौके पे देखा है, उसके लिए सरकार की तरफ से धन आवंटित हो चुका है और शीघ्र ही देवरिया का जो बस स्टेशन है वो नए कायाकल्प के रूप में दिखेगा आपको, और आपको लगेगा कि यह देवरिया का बस स्टेशन है कि या कहीं और का है। आप जाके स्वतः उसका सत्यापन कर सकेंगे। यह समय आ गया है, निश्चित रूप से वो बन के तैयार होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, आपके देवरिया जनपद के ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं पथरदेवा विधानसभा से सूर्य प्रताप शाही जी। तो हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या योजनाएं इस जनपद के लोगों के लिए लाई हैं और उसको पूर्ण रूप से अभी तक धरातल पर दिखाई हैं। एक मेडिकल कॉलेज के अलावा और क्या आप दिखा सकते हैं कि आपने देवरिया जनपद में और आपने अन्य विधानसभाओं में किया है? तमाम देवरिया जनपद के तमाम विकास खंडों में मनरेगा से स्टेडियम बन रहे हैं, जहां जिसकी ज़रूरत है वो बन रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि विकास कहीं रुका नहीं। कोरोना के लाख महामारी के बाद भी विकास रुका नहीं। आपके जनपद देवरिया में बताइए, आप मेडिकल कॉलेज की आप बात करें तो आपके यहाँ स्वास्थ्य के नाम पर कुछ था ही नहीं। और आज आपके पास देवरिया में 7 वेंटिलेटर, 100 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट और ये तमाम जन सुविधाएँ देवरिया जनपद को मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध कराई गई हैं। ये सामान्य बात नहीं है। दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं कि और कौन सी सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं जनपद देवरिया में, तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि आपके यहाँ जनपद देवरिया को विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है। रोजगार के क्षेत्र में यहाँ के युवाओं के लिए क्यों आखिर आपकी सरकार ने कोई अभी तक धरातल पे किसी भी प्रकार की कोई उद्योग धंधे की स्थापना नहीं की जिससे 1000, 2000 या 400, 500 युवाओं को रोज़गार मिले? नहीं, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं कि रोज़गार नहीं मिला? अभी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, मुझे लगता है कई हज़ार लोगों को रोज़गार मिला और भी उनके गुणवत्ता के आधार पर रोज़गार दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद में तमाम लोगों को रोज़गार दिया गया, लेखपालों की भर्ती कराई गई। ऐसा आप नहीं कर सकते कि रोज़गार नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया, रोज़गार बहुत दिया। रोजगार पे आप घेर नहीं सकते सरकार को, सरकार ने बहुत सारा काम किया। नहीं, जैसे हम देवरिया जनपद में उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा नहीं है। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा जिला है तो इसमें कोई ना एक कोई उद्योग धंधा लगना चाहिए जिससे यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं वो बाहर न जाएं, उनको यहीं रोजगार मिले? निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको उद्योग धंधे के रूप में तमाम रोजगार दिखेगा। अभी पहल करके एक रोजगार के रूप में यहाँ सोलर प्लांट बैठने जा रहा है बोड़िया अनंत में,
जहां हमारी कार्यदायी संस्थाओं से बात हो चुकी है, माननीय सांसद जी के द्वारा पहल करके यहाँ मुझे लगता है 300 एकड़ में सोलर प्लांट बढ़ने जा रहा है। मुझे लगता है वहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलने जा रहा है। आपका उसरा में जो पावर पॉइंट बना हुआ है वहाँ भी रोज़गार लगा है, वहाँ भी तमाम ऐसी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं जहाँ लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जा रहा है। तो रोज़गार की दिशा में भी हम सब प्रयत्नशील हैं। और देखिए, सभी को नौकरियाँ नहीं दी जा सकती, लेकिन जिसके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, उसे रोका भी नहीं जा सकता। सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार पहल कर रही है कि आप सब स्वयं जागरूक हों, आत्मनिर्भर बनें, आप लोगों को नौकरी देने में आगे बढ़ें। इसके तहत सरकार ने मुद्रा लोन से लेकर तमाम ऐसी योजनाएं संचालित हो रही हैं जो आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। तो ये थे हमारे साथ देवरिया 337 सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के नेता राधेश्याम शुक्ला जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी ने विगत 5 सालों में देवरिया जनपद में किन किन विकास के मुद्दों पर काम किया है और भविष्य में किन किन मुद्दों पर काम करने वाली है। मैं देवरिया से मुकेश राव, IBN भारत। और सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में